हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1970 एवं बैंकिंग संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता हो गया होगा कि सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है उसका अनाउंसमेंट हो गया है और उसके लिए आप जो है एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके आप लिंक में क्लिक करके और अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और आप अपना जो है कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 24 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली है कि आपको टेस्ट की तरह लेना है और आपको चेक करना है कि ये 24 में से आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, और कमेंट करना है कि सर 24 में मेरा इतना सही हुआ। इससे ये पता चलेगा कि आप सभी की तैयारी अभी तक कितना हुआ। ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी को शायद पता चल गया होगा कि 29 अक्टूबर 2023 को अर्थात 29 तारीख को इसका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, क्योंकि 2 तरह का पोस्ट था। तो एक तो 10 बजे से है और दूसरा जो है आई थिंक 2 बजे से। तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर होगा। ठीक है ना, तो एक एग्ज़ाम के लिए मतलब एक जो पोस्ट है उसके लिए एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन 2 तरह के तो है तो उसके लिए अलग अलग। तो वो सब आप तो एडमिट कार्ड में आप देख ही लेंगे आपका जब भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 24 में से आप सभी का कितना सही हो जा रहा है। तो आप कमेंट जरूर करेंगे किसका कितना सही हो रहा है और वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको मैच करते जाना है कि आपका कितना कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी, हालांकि इस टॉपिक का वीडियोस तो हमारे 10 से 12 जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन 25 प्रश्नों का सेट जो है 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे भी देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये जो है तीसरा वीडियो है। ठीक है, जो वीडियो टेस्ट सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा का सहायक प्रबंध का, वो तीसरा वीडियो है और उससे पहले भी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव वे में है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए आज का कि संरचना के आधार पर सही उत्तर चुनिए। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी, मतलब ये चारों में से कौन सा जो है बिल्कुल सही तरीके से घटते क्रम में अरेंज किया गया है। जैसे जो सहकारी सोसाइटियां होती हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, तो उसमें सबसे शीर्ष पे कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, उसके हिसाब के आपको आंसर देना है। तो देखो, जो सहकारी सोसाइटियां होती हैं उनको संरचना के आधार पर 3 तरीके से तो हम बांटते हैं। शीर्ष सोसाइटी, ठीक है, शीर्ष के बाद केंद्रीय सोसाइटी और केंद्रीय के बाद प्राथमिक। इन 3 तरह के जो सोसाइटियां होती है, तो इसको जब हम अरेंज करते हैं ऊपर से बढ़ते, मतलब शीर्ष से लेके प्राथमिक तक, तो आप नाम से भी समझ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका यही सही होगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो है शीर्ष सोसाइटी होता है, फिर केंद्रीय सोसाइटी और अंतिम में प्राथमिक सोसाइटियां होती है। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। वीडियो को पॉज देंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा किया जाता है? ठीक है, किससे किया जाता है, नहीं होगा, किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। धारा 20, धारा 22, धारा 66 या धारा 50 ख। इसका वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ, आप अपना मैच करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 66 जो है वो कहता है, मतलब ये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा जो 66 है उसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के लिए के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा कैसे और कौन करेगा, धारा 66 के अंतर्गत कहा गया है। वहीं जो धारा 20 है, आप सभी को पता होगा कि यह नाम मात्र के सदस्यों के लिए है। धारा 22 जो है ये सदस्यों का मत से संबंधित है और 50 ख जो है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आप इन सबको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 अर्थात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की कौन सी धारा बैंक, बैंकर, बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी शब्दों का उपयोग से संबंधित है? धारा 7, धारा 2, धारा 8 या फिर धारा 6, किससे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जो धारा 7 है इसमें बैंक, बैंकर और बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी से ये सारे शब्दों के बारे में इसमें धारा 7 के अंदर बताया गया है, उसके उपयोग से संबंधित है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करें और आंसर देते जाएं कि केवाईसी अनुपालन खाली स्थान की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म आप शायद जानते ही होंगे, नो योर कस्टमर। ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ इन सारे संबंधित आपको वीडियोस जो है मिल जाएगा वीडियोस में। हालांकि मैं डिस्क्रिप्टिव वे में, थ्योरेटिकल वीडियो तो मैंने नहीं बताया है, मैंने अभी तक जितना भी वीडियो इस टॉपिक से लेकर आया है सब एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और एमसीक्यू के माध्यम से ही मैं इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप जाके वीडियोस को जरूर देखें, एमसीक्यू के माध्यम से आपका तैयारी जो है, रिवीजन जो है बहुत अच्छे से होगा। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो ये कौन सा एक्ट था जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए केवाईसी जो ये अनुपालन को लाया गया था? तो इसका आंसर भी मैं जानते होंगे आप सभी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आया था, उसी के तहत केवाईसी को भी कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत अच्छे से मैं पिछले वीडियोस में अपलोड किया हूं, समझाया हूं, तो आप जाके देख लेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, बैलेंस शीट पर उपार्जन, देय नोट और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है? वर्तमान देनदारियां, संचित देनदारियां, गैर वर्तमान देनदारियां या फिर उपार्जित देनदारियां? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको आप एज इट इज वन लाइनर की तरह याद रखें, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट, उपार्जन, देय नोट और देय खाता वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न, इन्वेंट्री, नकदी और समकक्ष और खातों की प्राप्य राशि को इस प्रकार के सूचीबद्ध किया गया है: आय विवरण पर आय, आय विवरण पर भुगतान, बैलेंस शीट पर संपत्ति या फिर बैलेंस शीट पर देनदारियां। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट पर संपत्ति। ठीक है, बैलेंस शीट पर संपत्ति। चलिए, सातवां प्रश्न, आज का सातवां प्रश्न है आपका, वीडियो को पॉज करें और आंसर दें कि लाभ और हानि खाता खाली स्थान दर्शाता है। लाभ और हानि खाता जो है क्या दर्शाता है? व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ और हानि, कुल नियोजित पूंजी, संपत्ति की बिक्री से लाभ और हानि, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ और हानि को दर्शाता है लाभ हानि खाता। आठवां प्रश्न है, लाभ और हानि खाते में डेबिट की अधिकता को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डेबिट की अधिकता को किस रूप में जाना जाता है लाभ हानि खाते में? सकल हानि, सकल लाभ, कुल घाटा या फिर शुद्ध लाभ? किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कुल घाटा के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक हमने 8 प्रश्न को देखा। कमेंट करें कि 8 में से आपका जो है कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप जरूर देखें। पिछले के 2 वीडियोस है उसको भी आप एक बार जाके जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, उसमें 25-25, 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 24, तो टोटल 74 क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 9वां प्रश्न है कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं पर लागू अधिनियम है, मतलब जितने भी सहकारी संस्थाएं हमारे प्रदेश में स्वचालित हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कौन कौन से अधिनियम जो है लागू होता है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1959, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962, या फिर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965। इसमें से कौन कौन से जो हैं वो लागू हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम ये जो है अधिनियम लागू नहीं है। बाकी 1960 का अधिनियम, 1962 का अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्ट 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965, ये चारों जो है 2, 3, 4 लागू है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है, सहकारिता विभाग का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, सहकारिता विभाग का मुख्य आधार क्या है? समिति के सदस्य, रजिस्ट्रार, किसान और सहकारी संस्थाएं क्या मुख्य आधार के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सहकारिता विभाग का मुख्य आधार जो है सहकारी संस्थाएं होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं
रात में इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ क्वेश्चन जो है हो सकता है बाय मिस्टेक गलत हो गया होगा। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसका आंसर जो है आप कमेंट कर दिया करिएगा, मैं उसको सही करेक्ट करके पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें नागरिकों को अपना संघ बनाने का अधिकार दिया गया था, तो उसी के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का भी मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन है आपको वो बताना है, 96वां, 97वां, 98वां या फिर 99वां। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार तो थे ही, उसके साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकारों को भी स्थापित किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व निर्धारित किए गए हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। आपको ये बताना है कि ये चारों में से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक मतलब गठन, ठीक है, सहकारी समिति के गठन, उसके कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन, ये सारे चीज में राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व का निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 49 ख से ग या फिर अनुच्छेद 51 का क। कौन सा इसका सही आंसर होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 ख है वो जो होगा, इसी के तहत ये सारा चीज को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने 12 प्रश्न देखा, 12 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप चेक करें कि आपका क्या सही हुआ है, ठीक है ना, और लिखते चले, जो अलग से थोड़ा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप एक जगह नोट डाउन करके जरूर रखें। ठीक है, चलिए अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सहकारी संस्थाओं की संरचना, उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सहकारी संस्थाओं की संरचना और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, मतलब जो सहकारी संस्थाएं हैं ना जितना भी, उस सारे संस्थाओं को संरचना और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हमने पीछे देखा था शीर्ष संस्था हो गया, प्राथमिक संस्था हो गया, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी को 3 में देखा था ना हमने पहला क्वेश्चन को ही। तो कौन से धारा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया? धारा 9, धारा 10, धारा 11 या फिर धारा 12? कौन सा इसका सही है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों को उनके संरचना और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये सारा वीडियोस में पीछे अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो आप जरूर जाके देखेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, चैनल में, उन सबको क्या करेंगे आप 2x में करके, मतलब डबल करके स्पीड को आप जल्दी जल्दी फटाफट एक बार रिवाइज कर लें, बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। ठीक है, 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सी सहकारी संस्थाएं हैं? संसाधन सोसाइटी, सेवा क्षेत्र सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन से सोसाइटी जो है, सहकारी संस्थाएं जो है इसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा ऐसा सोसाइटी है जो सहकारी संस्था के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या ये सभी है क्या, या 1 3 4 5, 1 2 5, 1 2 3 5, या उपरोक्त सभी? मुझे तो ये सभी लगता है, ये सभी के सभी जो है सहकारी संस्थाएं इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आज का कि छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपसे इसको पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रायपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न क्या है? उपरोक्त में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य विकल्प का चयन करना है, हमको बताना है कि कौन कौन सा असत्य है।
छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं का प्रकार कितने हैं? 40 हैं क्या? कुल कार्यशील संस्थाएं कितने हैं? 12,122 हैं क्या? कुल परिसमापनाधीन संस्थाएं कितने हैं? 1836 हैं क्या? या फिर कुल पंजीकृत संस्थाएं 13,958 हैं क्या? इसमें से कोई ऐसा विकल्प, कौन कौन से ऐसे विकल्प है जो असत्य है या फिर सभी के सभी सत्य हैं? वीडियो को पॉज करें, ध्यान से देखेंगे डाटा को, क्योंकि ये सारे डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न एक डाटा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो विकल्प असत्य है, सभी के सभी सत्य कथन दिया गया है। ये ठीक है, ये सब के सब है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे 4 प्रश्न यहाँ पे पढ़ने को हो गया, इसमें से कोई सा भी पूछे जा सकते हैं। चलिए 17वां प्रश्न, वीडियो को पॉज करते जाएं और आंसर देते जाएं। ठीक है, 17वां प्रश्न है, यदि किसी सहकारी बैंक की चुकता पूंजी और आरक्षित निधि के कुल मूल्य की गणना करने में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसके द्वारा उसकी निर्धारण अनुभाग के प्रयोजन के लिए अंतिम होगा? मतलब जब कभी भी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि के कुल गणना के समय कोई विवाद उत्पन्न होगा तो इसका जो निपटारा कौन करेगा? ठीक है, बताना है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकार या फिर रजिस्ट्रार, कौन करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है इसका निपटारा करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत पखवाड़ा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, इतना तो पता है कि पखवाड़ा जो है वो 15 दिनों का जो समूह होता है उसको हम पखवाड़ा कहते हैं, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पखवाड़ा किसको कहा गया है वो बताना है। तो याद रखिएगा, ये पूरा आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो जो शनिवार, एक शनिवार से शुरू करके जो अगला शुक्रवार तक का जो समय होगा, ठीक है, जिसमें दोनों दिन भी शामिल किया जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, शनिवार भी रहेगा और शुक्रवार को भी शामिल किया जाएगा, उसको पखवाड़ा कहा गया। ठीक है, शनिवार से लेके अगले शुक्रवार तक की जो अवधि होगी, दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाएगा? पखवाड़ा कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अब हम 19वां देखते हैं। हमारा जो इस अधिनियम में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इसी को पखवाड़ा कहा गया है, शनिवार से शुक्रवार तक का। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें शनिवार को भी जोड़ेंगे और शुक्रवार को, ये नहीं कि शनि और शुक्रवार के बीच वाले को लेंगे, नहीं, शनिवार भी होगा और शुक्रवार भी होगा, साथ साथ उनके बीच का भी पूरा जो दिन होंगे सबको शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 19वां देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण करने की शक्ति किसके पास है? हमको ये बताना है। क्या केंद्र सरकार के पास है, रिजर्व बैंक के पास है, राज्य सरकार के पास या रजिस्ट्रार के पास, किसके पास है? तो याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक है उसके पास ये शक्ति है कि सहकारी बैंक के जो निदेशक बोर्ड होंगे उसका अधिक्रमण कर सकता है। कौन? रिजर्व बैंक कर सकती है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अतिक्रमण के पश्चात उसके लिए एक प्रशंसक की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, बताइए, प्रशंसक नहीं होगा, ये एक्चुअली में प्रशासक होगा। जबकि क्योंकि हमने देखा कि रिजर्व बैंक जो है सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण तो कर देगा, लेकिन जब बोर्ड का अधिक्रमण हो जाएगा तो उसके लिए एक प्रशासक की तो जरूरत पड़ेगा ना भाई, कि तब तक नया नियुक्ति नहीं होगा, तब तक उसको चलाएगा। तो कौन नियुक्ति करेगा? राज्य सरकार, सहकारी बैंक स्वयं ही करेगा, रजिस्ट्रार या फिर रिजर्व बैंक, कौन करेगा? तो इसके लिए भी रिजर्व बैंक ही उत्तरदायी है। ठीक है, अतिक्रमण भी रिजर्व बैंक करेगी। ठीक है, और जो प्रशासक की नियुक्ति करेगा वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20 प्रश्न हो गए अभी तक हमारे पास। उम्मीद है आप सब वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे और खुद को एनालाइज कर पा रहे होंगे कि सर मेरा इतना सही हो रहा है। क्योंकि वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप सभी कमेंट करेंगे कि सर 24 में से इतना सही हुआ, क्या मेरी तैयारी है कि नहीं, ये सारा चीज़। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। नाबार्ड के बारे में भी बताया हूँ, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसके कौन प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, सब चीज़ मैं बताया हूँ नाबार्ड के बारे में। तो पीछे की वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ जाके जरूर देखें। तो नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री एम रामाकृष्णा,
श्री साजी केवी, श्री राम गोपाल या फिर श्री VK राव, कौन थे बताइए। तो श्री M रामाकृष्ण जो थे ये हमारे नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, श्री M रामाकृष्ण। कमेंट करके बताएं क्या इस ऑप्शन में कोई जो नाबार्ड के जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है, क्या इसमें नाम है क्या या फिर इसमें नहीं है। तो कमेंट करके बताएं कि प्रेजेंट में नाबार्ड के अभी चेयरमैन कौन है। ठीक है, 22वां प्रश्न, नाबार्ड संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है हमको वो बताना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को बढ़ाने का अधिकार देता है। दूसरा, यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक की शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है। या फिर यह अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को शामिल करता है। कौन सा इसमें एक विकल्प जो है, कौन कौन सा कथन सही नहीं है आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी के सभी जो है इसके संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें से अगर कोई एक आध सही लग रहा हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आज का कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के कितने जिला सहकारी बैंकों को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानांतरित किया गया था। हमारा जो राज्य गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में था तो मध्य प्रदेश का जो भाग छत्तीसगढ़ के अंदर आता था उसमें जितना भी सहकारी संस्थाएं थी, ठीक है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक थे, वो तो अब छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर हो गए ही ना। तो कितने थे आपको डाटा पता होना चाहिए। तो उस समय 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक थे जिसको मध्य प्रदेश से CG के अंदर हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 24वां और आखिरी प्रश्न है आज का, प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को गठन बैंक द्वारा अपनी कार्य व्यवसाय कितने लाख पूंजी से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बताइए कितने में प्रारंभ किया गया था, कितना लाख पूंजी की लागत से, 1 लाख की पूंजी से, 3 लाख की, 5 लाख की या फिर 10 लाख की पूंजी से। तो आई थिंक इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख की पूंजी से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज टोटल 24 क्वेश्चन जो है देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 24 में से आप सभी का एटलीस्ट 20 तो सही हुआ ही होगा। ठीक है, अगर 24 में से 20 सही आपका हो रहा है तो आपका तैयारी जो है ठीक ठाक है। एक बार फटाफट बस आप रिवाइज कर लें, जितना भी अभी तक पढ़ा है, नया पढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके पास समय अब बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। तो नया मत पढ़ें, जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सबका रिवीजन करना है। कई सारे लोग तो पढ़ना भी छोड़ दिए होंगे क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद अब चुनाव की वजह से एग्ज़ाम होगा नहीं, बट सरकार ने ऐसा कर ही दिया कि 29 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम रख दिया। उम्मीद तो यही था कि एग्ज़ाम अब चुनाव के बाद ही होगा, बट चलिए अच्छी बात है क्योंकि जो पढ़ाई अगर छूट जाती तो आपको और लंबा समय लग सकता था। तो उम्मीद है आप सब तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कमेंट करके सब लोग बताएं कि 20 में से 24 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, इसका एक टेस्ट और इसके लिए एक टेस्ट वीडियो एक और लेकर आऊँगा जो कल या फिर परसों आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी अदर वीडियोस तो अभी आपके लिए आते ही रहेंगे। अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम सब मिलकर जितने भी तरह के डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं। PDF वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे सब पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। हाँ, सब लोग कमेंट जरूर करेंगे कि 24 में से किसका कितना ही सही होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने पढ़ाई को फोकस करके रखें। अभी 4-5 दिन मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, पढ़ाई में ज़्यादा अपना रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।